चलिए जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम क्लास +1 अकाउंट्स। कल की जो हमारी क्लास की डिस्कशन हुई थी वो क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशंस की ओरिएंटेशन की डिस्कशन हुई थी। आज हम करने के वाले हैं, सबसे पहले कुछ आपको बेसिक सिलेबस का ओवरव्यू दे दूंगा मैं, क्या क्या ओवरव्यू होने वाला है, कैसे कैसे हमारे चैप्टर्स आगे दौड़ेंगे, कौन कौन सा थ्योरी या न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी मैंने आपको कल बता दिया था। तो सबसे पहले आप अपनी नोट्स वाली कॉपी निकालोगे। कल की क्लास में मैंने बता दिया था 2 कॉपीज हैं, एक ट्यूशन वाला मोटा रजिस्टर जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं और होमवर्क करने हैं, और एक सेकंड हमारे पास क्या रहेगी, सेकंड वाली नोट्स वाली कॉपी। तो एक नोट्स वाला रजिस्टर अभी निकाल लो, वहीं से शुरू कर रहे हैं। लिखो जी क्लास +1 अकाउंट्स सिलेबस का ओवरव्यू। तो यहां से हम शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या लिखेंगे, कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, कितने दिन हमारे बेसिक्स चलेंगे। ठीक है जी, क्लास +1 अकाउंट्स सिलेबस ओवरव्यू। कुल मिला के आपके पास रहने वाले हैं 21-22 चैप्टर्स बुक के अकॉर्डिंग, जिसमें से जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो 20-25% है, यानी कि इसके कुछ 7-8 चैप्टर्स हैं, ज्यादा नहीं है। और बाकी सारा कॉन्सेप्ट, बाकी सारे क्वेश्चंस, बाकी सारा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है प्रैक्टिकल। कल ही बता दिया था। एग्जाम में 80 मार्क्स का आपके पास पेपर आने वाला है, 20 मार्क्स का, सॉरी 80 मार्क्स का, फाइनल की बात कर रहा हूँ। 80 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा, जिसमें से कुछ 12 से 15-16 नंबर तक की थ्योरी आएगी, बाकी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी में आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं या थ्योरी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं सारे, देखो आपके लिए मैंने पहले से ही लिस्ट बनाई हुई है। ये देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स, ये एक पीडीएफ फाइल है मेरे पास। सारा का सारा थ्योरी इसी में से कवर हो जाएगी। ये सारी थ्योरी आपको सब कुछ मैं पहले ही दे दूंगा। ठीक है जी। तो अब हम करने क्या वाले हैं, जल्दी से लिखो सिलेबस का ओवरव्यू। सिलेबस का ओवरव्यू लिखो। टोटल टोटल 21-22 चैप्टर्स हैं। किसी किसी बुक में कोई एक एक दो दो चैप्टर ना मर्ज कर दिए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं 21-22 चैप्टर्स हैं। 21-22 आपके पास चैप्टर्स हैं। चाहे तो आप ये मत लिखना 20% 25% वाला मत लिखना, आप सीधा ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, ये वाले फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है जी। उसके नीचे लिखो थ्योरेटिकल, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के। थ्योरी में हम लिखेंगे, कुल मिला के थ्योरी में 8-9 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 8-9 चैप्टर्स थ्योरी में है, और बाकी 12-13 चैप्टर्स हमारे पास प्रैक्टिकल में है। तो आप परसेंटेज वाला मत लिखो, ऐसे ही लिख लो। 8-9 चैप्टर्स हमारे पास थ्योरी के रहने वाले हैं, बाकी 12-13 चैप्टर्स हमारे पास न्यूमेरिकल यानी कि प्रैक्टिकल के रहने वाले हैं। फिर दोनों को कंबाइंड कर दो, टोटल एग्जाम आने वाला है आपके पास 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में से मैं यहाँ 15-16 कट करके 10 to 15 मार्क्स, 12 से 15 मार्क्स जो कल लिखवाया था, 12 से 15 नंबर आपके पास रहने वाले हैं। 12 से 15 नंबर रहने वाले हैं आपके पास एमसीक्यू के या थ्योरी के, और बाकी 65 से 68 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जब भी कोई भी सिलेबस स्टार्ट करना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है ना, पहले उस सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि एग्जाम में आना क्या है। अब आप खुद सोचो यार, यहां पे देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5, फिर 6 को छोड़ देते हैं, फिर 7-8, ये सारे चैप्टर्स ना सिर्फ 6 को छोड़ के, ये चैप्टर सारे थ्योरी के चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं पहले 8 चैप्टर थ्योरी के करवाने लग जाऊं आपको अच्छे से, आपको क्या लगेगा कि एग्जाम में थ्योरी आती है, अकाउंट्स वैसा ही है, और लास्ट में जब मैंने आपको इतने सारे चैप्टर करवा दिए, मैंने आपको बोला इन सभी चैप्टर में से कुल मिला के 10 नंबर का आना है, आप कहोगे सर ये क्या बात बनी। जिस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आना है पूरे 80 मार्क्स में से, तो सबसे पहले हम उसको कवर अप करते हैं। इसीलिए कोई भी नया सब्जेक्ट आप लोगों को 1 महीना लगेगा कॉमर्स में ढलने के लिए। मैंने तो 5-6 दिनों के अंदर बेसिक्स चीजें बता बता के, बाहर की नॉलेज बता बता के, 1 हफ्ते के अंदर आपको एक्सपर्ट कर देना है कॉमर्स और अकाउंट्स में, कि 1 हफ्ते के बाद आपको पता लग जाएगा कि नहीं अब हम कॉमर्स में एंटर हो चुके हैं, अब साइंस मैथ या 10th तक का हिस्सा गया। जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें आपको 1 महीना लग जाता है हजम करने के लिए कि भाई साहब हाँ अब कॉमर्स में है। रीजन क्या है, बाकी सब्जेक्ट में ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, इको में, बिजनेस में। वो क्या करेंगे, चैप्टर 1 से शुरू कर देंगे। हम थोड़े से उल्टे ही हैं भाई साहब, हमारा एमसीए जो है ना थोड़ा सा उल्टा है सर। वो कैसे, हमारा चैप्टर 1 पता है कब शुरू होगा, आज से 8-10 दिनों के बाद। सर फिर आप तो हमारे 8-10 दिन वेस्ट करा दोगे, नहीं,
पूरे सिलेबस का, पूरे अकाउंट्स का, पूरे कॉमर्स के एक बार दर्शन करवा दूंगा कि पहले 8-10 दिन में कॉमर्स है क्या, अकाउंट्स है क्या, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको लगेगा जब चैप्टर 1 शुरू करोगे ना कि यार ये तो है, इसके बारे में तो हमने पहले ही सुन रखा है, ये चीज का आइडिया तो मुझे पहले से ही मिल चुका है। तो हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद। अब एक देखो, एक चीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हो गया, आप लोगों ने ये लिख लिया। सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर 1 आप इसको डाल दो, नंबर 1 आप इसको डाल दो। सिलेबस का ओवरव्यू हो गया ना। अब नंबर 1 हम इसको डालेंगे, पर्पस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का पर्पस क्या होता है? सब बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं। अब आज मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूं, जो दूसरे टीचर के बाद ट्यूशन में बच्चे जाते हैं, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ना डिस्कशन करना कि हमारा जो अकाउंट सब्जेक्ट है या कॉमर्स है, इनका पर्पस क्या है। जब तक आपको पर्पस नहीं पता, जैसे मैं आपको अपना बताता हूं, आप लोग कॉमर्स में क्यों आए? आपके लिए एक पर्पस क्लियर था, भाई साहब नॉन मेडिकल नहीं लेनी, है ना। आपके लिए पर्पस एक ये होता है ना कि नॉन मेडिकल, मेडिकल में नहीं जाना, तो मेरे को कॉमर्स में जाना है। आप बता सकते हो कॉमर्स का पर्पस क्या होता है, अकाउंट्स का पर्पस क्या है? तो जो हम अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, अकाउंट्स का सिंपल मतलब क्या होता है, मैं अभी चैप्टर में नहीं जाऊंगा। आपका नेम मैं भूल गया फिर से, संयम। संयम थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिवली ध्यान दो। अकाउंट्स या किसी चीज का जब हम शुरुआत करते हैं, पर्पस है। मुझे एक बात बताओ, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूं, क्या पर्पस है ना? दर्शन करने ना, वैष्णो माता के दर्शन करने हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं आईपीएल में जा रहा हूं ग्राउंड में, क्या करने? मैच देखने। मैच खत्म होने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। मैं डोमिनोज में जा रहा हूँ, ओहो सर मजा आ गया सुन के, क्या करने? पिज्जा खाने। ओ सर, खुशी की लहर दौड़ गई हमारे में। आप सोचो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको सीधा ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सच में नहीं पढ़ाने वाला कि भाई साहब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मैं आपको पहले ना एक मीनिंग पढ़ता हूँ। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? सर बुक्स की डेफिनेशन बताओ। बुक्स इज द ऑर्गेनाइज समराइज, है ना। सर हर वो चीज जो आसान बना देती है, बुक्स नहीं, मशीन की डेफिनेशन पूछता है। सर हर वो चीज जो इंसान के काम को आसान बना देती है ना, मशीन है। और वो हमारे चतुर जी क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज। हमें तो समझ में नहीं आता ना क्या बोल गया। सेम ऐसे ही अकाउंट, अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। आप कहोगे ये तो ऐसा लग रहा है नॉन मेडिकल की मशीन की डेफिनेशन बता दी है ना। लेकिन अगर उसी को हम आमिर खान की भाषा में बोले, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स का पर्पस क्या है, सिंपल। अगर आपको एक घर पे आपके पापा आपके मम्मा को खर्चा दे के जाते हैं पूरे महीने का या जो भी है, ये लो जी ये 10,000 है, इसी में से दूध का खर्चा निकाल देना, बिजली का निकाल देना, सिलेंडर का निकाल देना, राशन का निकाल देना, साल के महीने के एंड में 30 तारीख को मेरे को बता देना कितना बचा। तूने कुछ जेब में तो नहीं डाला, अपने बैंक अकाउंट में तो जमा नहीं करा दिया, अपना सूट तो नहीं ले आई थी, ठीक है। तो महीने के एंड में जब पापा जी, पिताजी जब मदर से पूछते हैं कि भाई साहब पूरा हिसाब बताओ, वो हिसाब ही अकाउंट है भाई साहब, और कुछ नहीं है। अकाउंट्स का सिंपल पर्पस पता है क्या है? ये देखो, पढ़ के देखो अकाउंट्स का पर्पस, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। कॉमर्स में आप आए हो तो पहले थोड़ी सी कॉमर्स की नॉलेज डालते हैं। कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है बिजनेस, ट्रेड, बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस में क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। तो कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है बिजनेस या ट्रेड्स वगैरह, दीन दुनिया में क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट वाला नहीं, बिजनेस या इकोनॉमी को लेके क्या चल रहा है। अब इसके अंदर बड़े सारे बिजनेस चल रहे हैं। एक दुकान है, ठीक है जी, एक बिजनेस है। अब ये बिजनेस कस्टमर को माल बेचता है, कस्टमर को माल बेच के हमें क्या मिलता है? पैसा। दुकान अगर मुझे चलानी है तो सबसे पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा, फर्नीचर खरीदना है, टेबल खरीदनी है, माल खरीदना है ना, पंखे खरीदने हैं, सब कुछ करना है। तो सेम ऐसे ही आपके पेरेंट्स करते हैं। 1 महीने का खर्चा दे देंगे, सनत इधर 1 महीने का खर्चा दे देंगे, कहेंगे महीने की पॉकेट मनी ये है, महीने की सारी लिस्ट बना के बता देना, लास्ट में बता देना पैसा बच गया कि नहीं। तो आपके मदर को 10,000 रुपए मिले, ठीक है जी, 10,000 मिले, आपने एक तरफ लिख दिया 10,000 को। खर्चा हुआ 2,000 राशन का, 4,000 दूध वाले का, 1,000 का सिलेंडर आ गया, 500 रुपए का कुछ और घर का सामान लेना पड़ गया। मुझे बताओ टोटल कितने के खर्चे हो गए? क्या अब आप टोटलिंग कर सकते हो? 7,500। तो आपका कॉमर्स में वेलकम है, आपकी पहली कैलकुलेशन शुरू हो चुकी है। ऐसी कैलकुलेशन रोज दिन में 10-10 बार करनी पड़ेगी, बड़ा मजा आएगा।
हार्ड कैलकुलेशंस नहीं होंगी, प्लस माइनस वाली हैं। तो टोटल मेरा कितने का एक्सपेंस हुआ था? 7,500 का। मुझे बताओ 10,000 रुपया मेरी जेब में आया, 7,500 मैंने खर्चा कर दिया, 2,500 रह गया ना। इस 2,500 को हम पता है क्या बोलते हैं? बैलेंस। क्या बोलेंगे? सर इसमें कोई बड़ी बात है, आपने हमें कुछ नया सिखाया? नहीं बेटा, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं कि मुश्किल चीज को आसान वे में कैसे सोचने। ये चीज अब मदर फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल दो। वो मेरा डेमो था, मेरे को आपके दिमाग में फिट करनी थी, आई थिंक मैं सक्सेस हो गया। अब इसको सोचो कि ये कोई एक दुकान है। दुकान वाला क्या करता है? अपने सारे खर्चे और इनकम को लिखना चाहता है। सर क्यों लिखना चाहता है? यार जब मैं एक दुकान खोल रहा हूं, मेरी बिजनेस, मेरा दुकान मेरी अच्छी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही, ओनर जानेगा नहीं? ऐसे अगर नहीं जानेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने दुकान में 1 करोड़ का माल भर लिया, जिसमें से एक का प्राइस था 5,000 रुपए, कोई एक चीज थी, फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट है 5,000 का। मैं इस दुकान में सारे रिमोट बेचता चला जा रहा हूं, 1 करोड़ के मैंने रिमोट खरीद लिए, एक कितने का था? 5,000 का। तो अगर मैं 4,000 का बेचने लग गया तो पैसा तो आ रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन लॉस पे। लेकिन आप कह रहे हो जेब में पैसा तो है पड़ा। अरे भाई पैसा होने का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है? बताना एक बार। अगर मेरी जेब में इतना सारा है, 1 करोड़ का माल था, मैंने 80 लाख में बेच दिया, क्या मैं ये खुश हूं? भाई साहब मेरी ड्रॉर में देख लाखों रुपए पड़े हैं, 80 लाख रुपए पड़ा है। अरे गधे, कॉमर्स क्या के लिए ली थी? कॉमर्स क्या के लिए ली थी? अकाउंट्स के लिए सीए क्यों नहीं रखा? कॉमर्स क्या के लिए ली थी? भाई साहब बिजनेस चला रहा हूं, क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल चला रहा हूं कि नहीं चला रहा? बिजनेस का हिसाब मिला रहा हूं कि नहीं मिला रहा? हिसाब का सिंपल मतलब, जब पापा ने 10,000 रुपया मम्मी को महीने का खर्चा दिया था, महीने के एंड में बोला भाई साहब 10,000 में से ही खर्चा किया ना, कि बैंक की कोई एफडी तोड़वा के बाकी खर्चा उसमें से कर दिया? 80 लाख दुकान में होने का मतलब ये नहीं है आपकी दुकानदारी अच्छी है। तो आपको अकाउंट्स भी आना चाहिए। अकाउंट्स का सिंपल मतलब है भाई बैलेंस निकालना, हिसाब निकालना। जब हमने मम्मी पापा वाली एग्जांपल देखी दूध वाली, आपको बड़ी जल्दी समझ में आ गई। अब यहां पे बिजनेस क्या करता है? बिजनेस एक जगह वो चीजें लिखता है जहां से पैसा आ रहा है, तो इसको बिजनेस में बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। जहां जहां बिजनेस में खर्चा जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं? तो मैंने दो दो तीन तीन चीजें आपको मिक्स कर दी। क्रेडिट साइड पे कहा हम क्या लिखेंगे? जहां जहां पे पैसा आ रहा है, मतलब एक जगह लिख देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना होते रहें। ये नहीं है कि 10,000 में से पहले 2,000 माइनस कर दो फिर 4,000 माइनस कर दो, नहीं। पहले एक महीने में जितना पैसा आ रहा है एक तरफ लिख लो। मैं से हाथ बना लेता हूं, पैसा आ रहा है, आ रहा है सर इस तरफ लिख दो, पैसा जा रहा है, जा रहा है इस तरफ लिख दो, बात खत्म। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो। अगर मेरे पैसे आने का टोटल ज्यादा है तो मतलब मैंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है। मतलब सिंपल, अगर मेरे खर्चे कम है तो प्रॉफिट हुआ, अगर मेरे खर्चे ज्यादा हो गए तो घाटा हो गया, लॉस हो गया। अब बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, पर्पस ऑफ अकाउंट्स क्या है? पर्पस ऑफ अकाउंट्स या फिर पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के खैर बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, सोशल वेलफेयर भी हो सकता है फलाना, इसलिए हम पर्पस ऑफ क्या लिखते हैं? अकाउंट्स। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस ऑफ अ ईयर ओब्लिग मंथ ओब्लिग डे, कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया पर्पस ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का पर्पस समझ में आया? क्या है अकाउंट्स का पर्पस? एक बार बोलोगे? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरी चीज, सर जो बिजनेस का ये पर्पस है, जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, वो कितने टाइम का कैलकुलेट करना है? तो पॉइंट नंबर 2 हम लिखेंगे यहां पे, अब सबसे पहले एक चीज और भी आपके लिए मैं क्लियर करता हूं, पॉइंट नंबर 2 बाद में लिखेंगे। ये यहां पे आपके पास है। कई बच्चे समझते हैं कि अकाउंट्स क्या है? सर अकाउंट्स में कितना मैथ है? मेरे पास हर साल आप लोगों में से अभी तक डाउट नहीं पूछा किसी ने, शायद मैं उसके आंसर पहले ही देता चला गया, या फिर एक दो दिनों के अंदर या बीच बीच में से डाउट क्रिएट होते हैं। शायद अभी हम उतना फेमिलियर नहीं है क्योंकि सेकंड डे है। एक हफ्ते के बाद जब आप थोड़ा सा और फेमिलियर हो जाओगे तो आपके मन में जो जो डाउट्स आने शुरू होंगे, पहले एक दो महीने बहुत सारे डाउट आएंगे। सर जीएसटी कैसे लगता है? सर टैक्स कैसे भरते हैं? सर दुकानदार अकाउंट्स अपने आप बनाता है या सीए से बनवाता है? सर सीए कौन होता है? अकाउंटेंट कौन होता है? सर एडवोकेट कौन होता है? तो ऐसे एक दो महीने में बड़ी सारी चीजें होंगी। तो आपको मैं अकाउंटिंग की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दूंगा, वर्ल्ड वाइड बाहर की भी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा स्टैंड ले सको कि भाई साहब सिर्फ किताबी कीड़े नहीं है, थोड़ा बहुत हमें बाहर का पता है। मेरे पास +1 के बच्चों का सबसे पहले डाउट पता है क्या आता है? या पेरेंट्स का, सर जो आप अकाउंट्स पढ़ाओगे
हमारा बच्चे को ना मैथ नहीं पसंद था सर, हमें ना मैथ नहीं अच्छा लगता था 10th में। अकाउंट्स में कितना मैथ होता है, इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अकाउंट्स इज नॉट इक्वल टू, ये आपको पता है ना, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ये आपको पता है? फिर ठीक है, मैं मैथ में बड़ा कमजोर हूं, याद रखना 2 साल सर मैथ में नलायक हैं। क्या है? नलायक। मैथ इज नॉट इक्वल टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज बताई, अकाउंट्स में मैथ नहीं होता, याद रखना। अकाउंट्स में मैथ कितना आएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, पढ़ के देखना कितना लिखा है मैंने, सिर्फ 5%। यानी कि सर थैंक यू, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, मैथ से छुटकारा मिल गया। अगर आपको मैथ चाहिए तो एडिशनल सब्जेक्ट ले लेना। अकाउंट्स की सबसे पहला वहम मैं आपको तोड़ रहा हूं, अकाउंट्स में मैथ नहीं होता। सर जो भी आपने कैलकुलेशन करवाई थी, भाई कैलकुलेशन और मैथ में डिफरेंस है ना। मैथ में तो वो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सोच के डर लगता है। कैलकुलेशन पार्ट है जो मैंने आपको करवाया कि इनका टोटल करो। टोटल इनकम कितनी हुई थी? 10,000। किसी को याद है टोटल खर्चे कितने हुए थे? 7,500, 7,500 हुए थे टोटल खर्चे। तो प्लस माइनस करने को मैथ नहीं बोलते। हमारे पास यहाँ पे आने वाले पता क्या है? हमारे पास यहाँ पे आने वाला है कैलकुलेशन पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट नहीं आने वाला। लेकिन किसी किसी चैप्टर में हमें मैथ की हेल्प लेनी पड़ती है। कब? अगर हमारे पास 22 चैप्टर हैं तो कोई 1 या 2 चैप्टर में थोड़ी सी मैथ की हेल्प लेनी पड़ती है। इतनी एक हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक एक एलसीएम लेना। एलसीएम लेना आता होगा? मुझे सिखा देना, मेरे को नहीं आता। तो इतना एक होता है, मेरे को बच्चे हेल्प करते हैं। सर आपको सच में नहीं आता? हाँ मेरे को मैथ नहीं आता, बच्चे सिखा देते हैं। सर क्यों मजाक कर रहे हो? करना पड़ता है कभी कभी। तो मैं बच्चों से हेल्प लेता हूँ, बच्चे मुझे इजी वे में बताते हैं। तो थोड़ा सा मैथ है। तो आपका एक पहला डाउट क्लियर हो गया। तो ये वाला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 लिखा था पर्पस ऑफ अकाउंट्स, पॉइंट नंबर 2 लिखो मैथ अकाउंट्स इज नॉट इक्वल टू मैथ। लिखो, तभी याद रहेंगी ना ये चीजें। कल को कोई ओवरव्यू पूछे, पेरेंट्स पूछे, वो देखें कि क्लास में टीचर ने लिखवाया क्या है, या पहला चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू कर दिया। भाई साहब पहले बच्चे को मैं कॉमर्स के लिए तैयार तो करूं 2-4 दिन, पता तो चले क्या मेंटेलिटी रहने वाली है। तो कॉमर्स में मैथ नहीं आता। पॉइंट नंबर 3 अब हम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 मेरे को लिखवाना है, यहां से उठाने मेरे को। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे हम, फाइनेंशियल ईयर। पॉइंट नंबर 3 हम लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ सुन रखा है फाइनेंशियल ईयर? बता सकते हो इसके बारे में कुछ? फाइनेंशियल ईयर ऐसा मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और इन अ बिजनेस। लाइक फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसने जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजैक्शंस किया उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ये भी ठीक है। अब हम इसको करते हैं एक डेमो की हेल्प से, है ना, थोड़ी एग्जांपल की हेल्प से। आपका नया सेशन हर साल, अब आप +1 में हो गए, पूरी सारी उम्र हम पढ़ पढ़ के जी लिए, है ना, कुछ पल तो हमें जी लेने दो अच्छे से। कितने साल हो गए पढ़ते हुए? अगर मैं +1 में लगाऊं, प्ले वे को छोड़ो, 10 साल 11 साल हो गए। सर जब से हुए हैं वो संभाला पढ़ ही रहे, स्कूल में ट्यूशन में, स्कूल में ट्यूशन में, पढ़ाई में जिंदगी निकल जाती है। नहीं बेटा, पढ़ाई में एक जिंदगी का एक पॉइंट निकल रहा है। अब जब मैं हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं ना, आपके पेरेंट्स पैसा कमा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई का वो एक फेज था, उसके बाद उल्टा पढ़ाई याद करोगे, लेकिन आज से 10-15 सालों के बाद, है ना। नया स्कूल कब शुरू होता है आपका सेशन? ये मत बोलना 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। जनरली हम बात करें 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है हर साल अप्रैल में। फाइनल पेपर कब होते हैं? मार्च में। तो अगर मैं एक बात करूं, कॉमन वे में बात करूं, अप्रैल से शुरू होता है आपका स्कूल सेशन। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा बेटा, आपके स्कूल की बात कर रहा हूं। और अगर आप ज्यादातर बात करें, अगर जर्नल चलता है, 1 अप्रैल को आपका साल शुरू होता है ना, कब खत्म होता है? 31 मार्च को। मतलब मार्च में पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया, फिर से 1 अप्रैल को नया सीजन। तो सेम ऐसे ही अकाउंट में, अकाउंटिंग का पर्पस पढ़ना एक बार के लिए क्या था? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ ईयर। तो हम जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनना, लड़के कॉमर्स को जल्दी हैंडल करते हैं या जल्दी अडॉप्ट करते हैं, याद रखना, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये नहीं कह रहा लड़कियों को समझ नहीं आता या कुछ नहीं करता। लड़के जल्दी करते हैं या ज्यादा चीजें करते हैं, पता है क्यों? लड़के सारा दिन तो दुकानों में भटक रहे होते हैं। एक्टिवा की सर्विस करा, एक्टिवा की सर्विस करा दो, पाइया दूध ले आओ, मिर्चे ले आओ। सर हम भी करते हैं ये काम। लड़के कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं, जैसे मर्जी समझ लो। तो लड़के कॉमर्स या अकाउंट्स को ना थोड़ा सा जल्दी अडोप्ट करते हैं।
अब एक चीज देखो, बताने क्या वाला था मैं आपको, हाँ, कि हमारा अप्रैल से साल शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नई दुकान खोली, मैं थोड़ा सा सूट बूट पहन के, ठीक है जी, बाल ज्यादा बड़े हो गए, ये लो स्पाइकी बाल रख लेता हूँ। मेरे पास बड़ा दुकान में बड़ा पैसा आया, ठीक है जी, पापा ने पैसे दिए, कहते एक काम कर नई दुकान खोल। मैंने एक नई दुकान खोली, ये देखो जी मैंने बिजनेस खोला। बिजनेस में पहले दिन मेरे को माल भरना पड़ेगा, फर्नीचर लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, बहुत सारा दुकान में सामान परचेज किया। कोई सामान 5,000 का है, कोई 4,000 का है, कोई 2,000 का है। अभी एग्जाम्पल के लिए थोड़ा इजी रखते हैं ना, मैंने 3 तरह के सामान खरीदे। कौन सी डेट है, हम डेट भी लिख लेते हैं। मैंने 20 अगस्त को ये वाली दुकान खोली। देखो मेरा टोटल खर्चा कितने का हो गया, 11 का, 5 और 4, लो जी मेरा 11,000 का खर्चा हो गया, पैसा चला गया ना। अब 20 अगस्त से लेके पता ही नहीं चला अभी तक लोगों को, 30 अगस्त तक दुकान पता ही नहीं चला ये नई दुकान खुली। सोच के देखो, अगर मैं 20 अगस्त का अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूं सिर्फ 20 अगस्त को, क्या मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं? आप लोग बोलोगे यस, क्योंकि 20 तारीख को मेरा पैसा गया है। कितना पैसा गया है? 11,000 गया है। आया कितना है? 0। तो मेरा बिजनेस क्या है? लॉस में है, 11,000 का घाटा हो गया। क्या सही मायने में ये 11,000 का घाटा है? नहीं यार, सामान तो दुकान के अंदर पड़ा है ना। आप एक दिन में अपनी जजमेंट कर सकते हो। मैंने अब आपको एक दिन में अकाउंट्स पढ़ाया, मैं कह रहा हूं कल 80 नंबर का पेपर दो। सर क्या बात कर रहे हो, पहले यूटी लो, हमारे कोई 20 नंबर का टेस्ट लो, चैप्टर का टेस्ट लो। भाई साहब साल बीतने दो। क्या वर्ड यूज किया मैंने, रिपीट करना एक बार, एक साल तो होने दो। मार्च में 80 मार्क्स का पेपर हम दे देंगे। यानी कि जब आप अपने खुद की जजमेंट, अपने सब्जेक्ट की जजमेंट एक साल में लगाते हो, गवर्नमेंट ने आपके पेपर हर साल लेने हैं या स्कूल वालों ने, तो बिजनेस को भी तो थोड़ा सा टाइम दोगे कि नहीं दोगे? आपने आज एक प्लांट लगाया, एक पौधा लगाया, पहले दिन पानी दिया, फ्रूट निकल आएगा? 2-3 सालों के बाद, 1 साल के बाद ही निकलेगा। सेम ऐसे ही बिजनेस वालों ने बोला, कहते अगर आपने 20 तारीख को दुकान खोली है ना, भाई साहब थोड़े दिन चलने तो दो। कब तक कस्टमर नहीं आया देखना एक बार स्क्रीन पे। आपने सितंबर में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर दी, आपने बोला 500 रुपया और, इतनी धन दौलत और आपने लुटाई, 500 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करा दी। कब? 1 सितंबर को आपने 500 का और खर्चा किया। अब आपकी दुकान का टोटल खर्चा कितना हो गया? 11,500 का। लेकिन दुकान में माल कितने का पड़ा है? 11,000 का, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा तो डूब जाता है ना, डूबना यानी कि खत्म हो गया, उसके थोड़ी कोई सामान मिला। लेकिन जैसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट कराई, अनाउंसमेंट कराई, आपने बोला बाय 1 गेट 1 फ्री, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, आपको पता चल गया। दुकान में भागे भागे, इधर देखो, ध्यान से देखो, ये आया कस्टमर, ये आया, ये आया, ये आया। आपके पास उतना सामान नहीं था, आपने 5,000 वाला माल, 4,000 वाला, 2,000 वाला, टोटल 11,000 का माल था। सितंबर के पहले ही वीक में जैसे ही एडवर्टीजमेंट करी, सारा का सारा माल आपका बिक गया 15,000 का। अब बताओ बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है? मतलब आपको थोड़े से दिन चाहिए ना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने 15,000 का माल खरीदा, इसमें से माइनस करो 11,000 का तो आपने खरीदा था, 15,000 का सॉरी सेल किया था। 11,000 का आपने माल खरीदा था, 500 रुपए का आपने एडवर्टीजमेंट वाले को दिया था। टोटल खर्चा कितने का हुआ था बोलोगे एक बार? थोड़ा बोलना है, टोटल खर्चा कितने का हुआ था? 11,500 का। देखो एक आवाज आ रही है, बाकियों की आनी चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। 11,000 का माल खरीदा, 500 रुपए एडवर्टीजमेंट वाले को दिए, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 11,500। माल कितने का बिका? तो 15,000 में से 11,500 को माइनस कर देंगे, तो 3,500 रुपए बच गया प्रॉफिट, 3,500 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जिस दिन आप कभी भी बिजनेस की प्रॉफिट लॉस अपनी खुद की क्लास +1 एक दिन में या एक महीने में नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पीरियड चाहिए, जैसे दीक्षित ने बोला था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने बिजनेस की जजमेंट लगाते हो। ये हमने जजमेंट अब पता है अपने कितने दिन लगाई थी? समझ लो ये 7 सितंबर को माल बिक गया था, तो 20 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक 17 दिन बने, आधा महीना कह लो लगभग। तो अकाउंट्स में बोला जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है ना, वो एक दिन का नहीं करना, 17 दिन का नहीं करना, एक महीने का नहीं करना, एक साल का करना है। जैसे आपकी +1 एक साल में खत्म होगी, पक्का पता है? कितने इंटेलिजेंट लोग हो, आपको पता है? नहीं पता? +1 एक साल में तो खत्म होती है दीक्षित। अरे वैसे अप्रैल में खत्म हो रही है, अप्रैल में शुरू हो रही है, मार्च में खत्म हो रही है, वो 12 महीने पूरा साल ही होता है। तो ये वाली बातें नहीं करनी, ये चीजें भी सिखाऊंगा। हमारा हैप्पी न्यू ईयर कब से शुरू होता है? एक साल 1 दिसंबर से।
1 जनवरी से। खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को। 12 महीने हो तो गए। तो 1 अप्रैल से अगर मेरा शुरू होगा तो साल खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो ये पूरे 12 महीने खत्म हो गए कब? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। इसी को अकाउंटिंग में बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। आपको बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करनी है ना, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की करनी है। इसी को हम बोलते हैं 1 ईयर, इसी को हम बोलते हैं 12 महीने। तो जो अब आपका डाउट निकला सर अप्रैल में शुरू हुआ मार्च में खत्म हुआ, 1 महीना पेंडिंग हो गया, नहीं पेंडिंग हुआ, गिन के देख लो भाई। सर एक बात है, अगर मार्च में जैसे इस साल के जो पहले वाला साल है, उसमें अगर मार्च में कोई वो होगी ट्रांजैक्शन होगी तो पिछले फाइनेंशियल हाँ हाँ यस। तो अब हमारा, अब मेरे को एक बात बताओ, अब मार्च में जो आप पेपर दे के आए हो, बच्चे का डाउट क्या आ रहा है, जो मार्च में, पिछले मार्च में ट्रांजैक्शन होगी वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी? द आंसर इज यस। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी मार्च में आपके पेपर कौन सी डेट पे खत्म हुए थे? 18, 15 कुछ भी मान लो, 2 या 3 तारीख को मार्च को, या 15 तारीख को, या 18 मार्च को आपका पेपर था फॉर एग्जाम्पल साइंस का। 10th का दिया था या +1 का? 10th था ना। तो मार्च तक आपका वो पिछला फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछली क्लास थी। सेम ऐसे ही नया साल कब शुरू हो रहा है, देखो सामने स्क्रीन पे, 1 अप्रैल को। और ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन का मतलब सर सेल परचेज हुआ, वो सारी 1 साल में आपने लिख देनी है। फिर 1 साल के बाद 31 मार्च को बैठ जाना रात को, 31 मार्च को सारा हिसाब लगाना, कहां से पैसा आया था, कहां पैसा गया। अगर पैसा आया ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर पैसा आया कम है तो लॉस है। यही तो अकाउंट्स का पर्पस है। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में क्या है? इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेके दिसंबर तक। लिखो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च इन इंडिया। इन इंडिया we follow, in India we follow financial year that is 1। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर मेरा ये वाला साल 1/4/25 से शुरू हो रहा है, बताओ अब अपने आप अगली डेट बताना कब खत्म होगा एक साल? 25, 31, 31/3/2026। आई थिंक ये समझ में आ गया। सर पेपर में क्वेश्चन, बेटा पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है जब किस्मत बहुत अच्छी हो ना। सर हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वो तो शायद अभी लगेगा, पहली पहली बार जो चीजें पढ़ोगे ना वो शायद आपको लगेगा थोड़े ट्रिकी है, लेकिन इतनी आसान चीजें हैं ये चीजें। एक दूसरा साल होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। इन इंडिया वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? इसके बाद पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा आपका? पहला था पर्पस ऑफ अकाउंट, दूसरा क्या था? तीसरा क्या हुआ? फोर्थ आ जाओ, कैलेंडर ईयर। आप, आपने कभी सुना हुआ है कैलेंडर ईयर? कैलेंडर सुना हुआ है? कैलेंडर ईयर का मतलब होता है हैप्पी न्यू ईयर वाला साल। सर हैप्पी न्यू ईयर वाले साल का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो लिखेंगे कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कहां से शुरू होता है? कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लिखो इन इंडिया या इन अकाउंट्स, इन अकाउंट्स, हाँ इन अकाउंट्स वी डोंट फॉलो कैलेंडर ईयर। अकाउंट्स में कैलेंडर ईयर अलाउ नहीं है। वी डोंट फॉलो कैलेंडर ईयर लाइक आवर स्कूल। आपका नया सेशन कभी जनवरी में शुरू हुआ है आज तक? सोच के देखना। अप्रैल में ही शुरू होता है, तो बात वही है। गवर्नमेंट कह रही है काम करते हैं ना, क्या बोझ बढ़ाना, जैसे नया सेशन शुरू होता है स्कूल का, हम अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर भी वही रखते हैं। वी डोंट फॉलो कैलेंडर ईयर लाइक स्कूल्स। आपके पास ऊपर एक जगह होगी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के साथ, देखना थोड़ी सी जगह है फाइनेंशियल ईयर के साथ में तो होगी ना। अगर मैं यहाँ पे ओब्लिक डाल के लिखूं फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम लिखो अकाउंटिंग ईयर। यहां तक समझ में आया? अब अगली बात ध्यान से सुनना यार, मेरे को मैथ या साइंस का ज्यादा तो नहीं पता, ज्यादा क्या मेरे को तो थोड़ा सा भी नहीं पता। मैंने कल आपको बताया था मुझे H2O पता है। H2O का मतलब
पानी वाटर, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले होते होंगे जिसमें H2O को यूज करना पड़ता होगा। वो किसमें होता है? केमिस्ट्री में होते हैं, जहाँ भी होता होगा, मेरे को नहीं आती यार साइंस। मैं तो आज तक जिंदगी में स्कूल और कॉलेज लाइफ में एक ही बार फेल हुआ हूँ, 10th के जो वो हाफ ईयरली, एक्चुअली ना आजकल हाफ ईयरली और फाइनल होते हैं। जब हम पढ़ते थे ना 13-14 साल पहले, तब सितंबर में एग्जाम होते थे, फिर दिसंबर में, फिर मार्च में, पहले 3 बार एग्जाम होते थे। ऐसे होते हैं, ऐसे अभी भी होते। सितंबर में हाफ ईयरली फिर बीटी टू फाइनल। हाँ ऐसा सा आजकल बोला क्या जाता है, हाफ ईयरली और फाइनल, फिर बीच में प्री बोर्ड ले लेते होते हैं ना। तो आज तक मैं एक ही बार फेल हुआ हूँ, 10th के सेकंड वाले हाफ ईयरली में। ठीक है, तो मुझे साइंस से बड़ी नफरत थी, इसलिए अपन कॉमर्स में आ गए। अब H2O पानी है, मैं एक एग्जांपल बोलना चाह रहा हूँ। H2O को यूज कर करके कई तरह के फॉर्मूलेस बनते होंगे साइंस में। सेम ऐसे ही ना अकाउंट्स में बड़ी सारी चीजों को मिला के कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले या क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें हमारे पास अकाउंटिंग में कुछ 14 रूल्स हैं। उन 14 रूल्स को हम 14 प्रिंसिपल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो सबसे बड़ा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, उन्होंने आपके लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। 10 बजे के बाद घर से नहीं जाना, सर्दियों में आइसक्रीम नहीं मिलेगी। सर मजा तो सर्दियों में खा के आता है। दोपहर का खाना 2 या 3 बजे तक खा लेना। ABCD कुछ भी है, घर वालों ने रूल बनाए, उसी रूल्स के ऊपर आपका घर चलता है, आपके पेरेंट्स और आप। सेम ऐसे ही अकाउंटिंग में कुछ रूल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के बेस पे आपका पूरा अकाउंट चलेगा। हमारे बिजनेस का अकाउंट्स का पर्पस क्या था, बोलना एक बार। अकाउंट्स का पर्पस क्या था? फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस के लिए मैंने आपको क्या बोला? इनकम्स को एक जगह लिख लो, खर्चों को एक जगह लिख लो। मैंने नहीं बोला, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप सही मायने में प्रॉफिट निकालना चाहते हो ना, तो उसी 14 प्रिंसिपल्स में से ही वो एक प्रिंसिपल था। 14 प्रिंसिपल्स में से 3 पता नहीं 4 प्रिंसिपल यही बोल रहे होते हैं कि एक जगह क्या लिख लो इनकम्स, एक जगह क्या लिख लो खर्चे, फिर बिजनेस का सही प्रॉफिट लिखे गए। तो ये प्रिंसिपल्स हमें करने पड़ेंगे, तब जाके हमें अकाउंट समझ में आएगा। अकाउंट्स का जन्म कब हुआ था? जो आपके पास अकाउंट्स की बुक है, ईयर 1490s में। 500-600 साल हो गए। जिस बेसिस पे जो ये प्रिंसिपल्स है ना, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारा अकाउंट्स टिका हुआ है, +1 का, +2 का भी और उसके बाद का भी। तो ये वाले प्रिंसिपल्स, या जिसको हम बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल किसने बनाए, तो इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पॉइंट नंबर आगे लिखो, फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग, उसका नाम है लुका पिकोली। है सर? बेटा लुका पिकोली कोई अंग्रेज था, उस अंग्रेज ने बनाए। ये सामने स्क्रीन पे नेम है, जल्दी से लिखो, LUCA, लुका पिकोली। थोड़ी सी कर्सिव राइटिंग समझ में आ जाएगी आई थिंक, 10th पढ़ के आए हो, स्पेलिंग तो समझ में आ जाएंगे पिकोली के, PICAULI। सर देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको ये मेरी डेफिनेशन समझ आ रही है? E⁻3 4। कोई इसकी इंटरप्रिटेशन निकालना, देखें 2 दिन में आप मुझे कितना जान गए इस वाले की। माइनस नहीं है, ये 3 4 है, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, E⁻4। एग्जाम में ये 4 बार आ चुका है। तो मैं आप लोगों को ना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, पहले दिन से बताता चला जाऊंगा पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ई मतलब एग्जाम, तो हमारी क्लास का स्लोगन याद रह जाएगा। जब जब ई को सर्कल में करेंगे, यानी कि ये एग्जाम क्वेश्चन है जो पेपरों में आए हुए हैं। 3 4 का मतलब होता है 3-4 बार आया हुआ है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद होता ना कि 3 बार आए कि 4 बार। तो पिछले 5-7 सालों में लेटेस्ट ईयर में ये 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके होते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको पहले ही लिखवाता चला जाऊंगा ई। उससे क्या होगा, जब आप पॉइंट पढ़ोगे ना, आपको पता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो E⁻3 4 कितने पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे? 5 हो चुके हैं। अब देखो मेरे को एक बात बताओ यार, आप लोगों में से क्रिकेट कौन कौन नहीं देखता? हाँ, क्रिकेट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है? थोड़ा बहुत। क्रिकेट में क्या होता है बताना एक बार के लिए महक, कुछ भी बोल दो, कुछ भी। 2 टीम्स होती हैं, बैट होता है, बॉल होता है ना, विकेट होती है। लड़कों का क्रिकेट के बिना गुजारा नहीं होता, ये सच्चाई है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कोई खेलता है कि नहीं खेलता। लड़कों के दिल की पहली ख्वाहिश होती है करियर की, जिंदगी में यार शायद क्रिकेटर बन जाता। आप जिंदगी के किसी मोड़ पे चले जाओ, अंकल बन जाएंगे, एज मेरे जितनी हो जाएगी, जितनी भी है, लड़कों का पहला इंटरेस्ट पता है क्या निकलता है? जो दिल से निकलता है यार, क्रिकेटर।
सर संडे को मत बुलाना, हमने सुबह क्रिकेट खेलने जाना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम थोड़ी इमोशंस को साइड पे रखते हैं, हम बात करते हैं क्रिकेट में क्या क्या होता है। आईपीएल क्रिकेट है, विराट कोहली क्रिकेट है, उसके अंदर की टर्म्स बैट बॉल है ना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना, अंपायर खड़ता होता है, कुछ नो बॉल होती है, कुछ वाइड बॉल होती है, सेम ऐसे ही। डॉक्टर लाइन में आते हैं, डॉक्टर लाइन में क्या होता है, खांसी जुकाम बुखार फलानी दवाई ये है वो है। हर कॉन्सेप्ट की हर चीज की ना अपनी अपनी कुछ टर्म्स होती हैं। घर पे आप राशन लेने जा रहे हो, अगर आप किचन में जाओगे आपको किचन में फॉर एग्जाम्पल आपको किचन में कैमरेज मिलेंगे, आपको किचन में ऑफिस की फाइलें मिलेंगी, आपको किचन में स्कूटर खड़ा हुआ मिलेगा। हर एरिया की अपनी अपनी कुछ एक स्पेशलिटी होती है। किचन में क्या मिलेगा सर, सिलेंडर आटा दाल राशन मिलेगा ना, लाइटर है ना, ये सब चीजें मिलेंगी। क्रिकेट में आपको अगर टर्म्स यूज करनी है, अगर मैं क्रिकेट देख रहा हूं, अब आप लोग क्रिकेट नहीं देखते, अगर मैं लड़कों के साथ बात करूंगा ना, सर आज दिल्ली का मैच है, सर केएल राहुल ने सेंचुरी मारी, सर ये विकेट हो गई, ये नो बॉल हो गई, तो कुछ ना कुछ टर्म्स यूज होती है ना। अब मुझे एक बात बताओ, फुटबॉल है, फुटबॉल में भी टर्म्स यूज होंगी, फुटबॉल ज्यादा नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत पता है, गोल होता है, पेनल्टी होती है, समझ गए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर चीज के ना अपने अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही अगर आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इधर देखो पॉइंट नंबर 6 अकाउंटिंग टर्म्स। क्या वर्ड है ये, अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर नंबर 2 लिखो जल्दी से, अकाउंटिंग टर्म्स। बस ये आज का आखिरी है, इसके बाद हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब पता क्या है, मैंने आपको 4-5 टर्म्स तो याद करा ही दी। बिजनेस अकाउंट्स का पर्पस क्या था, प्रॉफिट और लॉस पता करना। तो प्रॉफिट और लॉस ये अकाउंटिंग की एक टर्म है, बिजनेस अकाउंटिंग एक टर्म है, फाइनेंशियल ईयर एक अकाउंटिंग की टर्म्स है। डेबिट क्रेडिट लिखवाया था ना मैंने आपको, याद है, मैंने कहा था इस तरफ क्रेडिट है जहां पे पैसा आएगा, उस तरफ डेबिट है जहां पे पैसा जाएगा। कैलेंडर ईयर भी एक वो टर्म है, फाइनेंशियल ईयर एक टर्म है, बिजनेस का डेबिट क्रेडिट एक्सपेंसेस इनकम, ये सारी टर्म्स हैं। आप लोगों ने कभी ये नाम सुना हुआ है, इधर देखो बैलेंस शीट का नाम सुना है कभी, वो हमारा पीछे देखो पोस्टर लगे हुए हैं, वहां पे देखो पीछे पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स बिजनेस बैलेंस शीट डेबिट क्रेडिट पी एंड एल। ये हमारी पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट और लॉस, ये सारी हमारी क्या है, अकाउंटिंग की टर्म्स हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अकाउंटिंग की टर्म्स हैं, अब मैं अगर आपको बोलूं अकाउंट्स में भाई साहब H2O बताना, नहीं है ना, वो साइंस की टर्म्स थी। तो ऐसे अकाउंट्स में अपनी कुछ टर्म्स होती हैं, उसी टर्म्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, लिखो चैप्टर नंबर 2। सर ये टर्म्स आप हमें क्यों बता रहे हो यार, मेरे को एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, मैंने इनकम को एक जगह लिखना है इस साइड, एक्सपेंसेस को इस साइड लिखना है, मैं आपके साथ क्या पूरा साल इशारों में बात करूंगा, भाई इस साइड क्या लिखा, फिर तुम कहोगे सर आपकी वाली साइड या मेरा साइड, मैं कहूंगा लेफ्ट, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, अकाउंट्स ऐसे चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे ना। अब अगर मैं आपको बार बार कहता रहूं ओ लड़की लड़की लड़की, ओ लड़के 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 पूरा साल, आप कहोगे सर नाम भी तो है, नाम से पुकारो ना। तो इसीलिए अकाउंटिंग में भी कई तरह के नाम दिए गए, जो हम जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है कम से कम 35-40 कॉमन नेम्स हैं जो पूरे सिलेबस में यूज होंगे। सर पूरे सिलेबस में मतलब क्लास +1 में भी क्लास +2 में भी। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 2 है, जो मैंने आपको बोला ना हमारी 10-12 दिन बेसिक क्लासेस चलेंगी, उसमें अकाउंटिंग का चैप्टर 2 में बीच में ही कवर कर लूंगा। 3-4 चैप्टर तो मैं उसी में ही कवर कर लूंगा अपने बेसिक्स में ही, लगे या तो चैप्टर्स भी हो जाएंगे, लगे या तो मेरे बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो वो टर्म्स में क्या क्या आता है, जैसे डेबिट, डेबिट का मतलब होता है जब पैसा जा रहा है ना, जो पैसा जा रहा है उसको एक जगह लिख लो यानी इस साइड, उसको बोलते हैं डेबिट। जब पैसा आ रहा है इनकम्स, उसको क्रेडिट साइड पे लिख लो। तो ये कुछ टर्म्स हैं, डेबिट क्रेडिट जर्नल बैलेंस शीट कस्टमर्स। चैप्टर है ना, तो वो भी तो एक टर्म ही हुई है अकाउंट्स की, तो चैप्टर के नेम भी तो एक टर्म्स ही होते हैं। हाँ 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 वैसा। तो चाहे आप चैप्टर के नेम बोल लो, चाहे उसके अंदर जो जो ट्रांजैक्शंस आएंगी, तो ये लिखो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, डेबिट क्रेडिट जर्नल कस्टमर्स इनकम्स, ठीक है। एक और लिख देता हूं ट्रांजैक्शंस। तो ये वो सारा कुछ बताऊंगा कल की क्लास में, वो शुरू हो जाएगा, जर्नल भी क्या होता है, ठीक है, सब कुछ सारा कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है जी। जर्नल जो है हमारे अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसके बिना अकाउंट्स ही नहीं हो सकता। तो वो सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिसका कोई डाउट है आज वाली क्लास को लेकर वो पूछ लो,